नमस्कार, मैं रविश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कागज नहीं दिखाएंगे। किसने चंदा दिया उसका कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा 2019 के साल में सरकार के मंत्री कहा करते थे कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कागज दिखाने की बारी आई तो सांसें अटक गई हैं। जिद पर अड़े नजर आते हैं कि कागज दिखाएंगे ही नहीं। पत्रकार नितिन सेठी और तपस्या ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट में अपनी दलील की तैयारी में सरकार ने दर्ज किया है कि खरीदार का रिकॉर्ड हमेशा बैंकिंग सिस्टम में रहता है और जब कोई जांच एजेंसी चाहे तो निकाला जा सकता है, मगर अब बैंक कह रहा है कागज नहीं दिखाएंगे। चुनावी चंदों पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एडीआर की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका में कोर्ट से मांग की है कि भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेट बैंक ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले का पालन नहीं किया है। एडीआर ने अवमानना याचिका में एसबीआई की अपील को चुनौती देते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है और लोकसभा चुनावों से पहले पारदर्शिता के प्रयासों को विफल करने की कोशिश है। एडीआर ने यह भी कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी को तेजी से जमा करने और प्रकट करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है। इनकी मदद से आसानी से रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, लेकिन बैंक ने न सिर्फ नागरिकों के जानने के अधिकार को कुचला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी यानी उसकी सत्ता को भी चुनौती देने का प्रयास किया है। एडीआर की याचिका के अलावा आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव के नितिन सेठी और तपस्या ने अपनी खोजी रिपोर्ट में स्टेट बैंक की तमाम दलीलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दिखा दिया है कि जब सरकार जानकारी मांगती है तब स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी झट से दे आया था, लेकिन कोर्ट ने कहा तो जानकारी नहीं दी जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चारों तरफ से घिर गया है। आप इस वीडियो को आखिर तक धीरज के साथ देखिए। प्रशांत भूषण ने इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की है। हो सकता है कि अगले सप्ताह की कोई तारीख मिल जाए। आखिर इतने बड़े बैंक की साख किसके लिए दांव पर लगाई जा रही है? 15 फरवरी को फैसला आने के बाद से केंद्र सरकार चुप हो गई, स्टेट बैंक चुप हो गया। बैंक की बोली फूटी है तो सिर्फ इतनी कि अभी नहीं, 136 दिनों के बाद जानकारी देंगे। नागरिकों को क्यों 136 दिनों का इंतजार कराया जा रहा है, जब खुद मोदी सरकार एक दिन अपना प्रचार नहीं रोक सकती है? ऐसा घनघोर प्रचार चल रहा है कि लगता है अब कोई खाली जगह नहीं बची है। इन विज्ञापनों में मोदी हर चीज की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना की गारंटी क्यों नहीं दे सकते? नागरिक संगठन जिस सूचना के लिए 2018 से लड़ रहे हैं, उन्हें अगर तय समय पर सूचना नहीं मिलेगी, जनता को सूचना नहीं मिलेगी, तब फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और 136 दिनों के बाद आने वाली सूचनाओं का क्या महत्व रह जाएगा? सरकार अपने काम के बारे में प्रचार क्या एक दिन भी रोक सकती है? जब वो नहीं रोक सकती, तब फिर नागरिक 136 दिनों तक क्यों इंतजार करें? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। क्या आया है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो। कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। अरे आपके पास नाम है तो खुलासा क्यों नहीं करते? ये जो है बीजेपी की बात सुन के आज
उन लोगों का नाम खुलासा नहीं कर रही जो उनको चोरी से बॉन्ड दिए, जो ईडी में उनको क्लीन करने के लिए जो उनके पास पैसे लिए, उनका नाम खुलासा नहीं करना चाहते। ये है मोदी जी, दिखाते एक, करते एक, और जो पैसे उनको दिए उनका नाम बताने में क्या हर्ज है भाई? क्यों आप छुपा रहे हो? क्यों आप बंद कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि ये सारे लोग चोरी करके चंदा जमाए हैं और उसके नाम पे वो लोग और भी चंदा लूटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करते हुए कहा था कि यह बॉन्ड सूचना के अधिकार के विरुद्ध है, असंवैधानिक है। अगर समय पर सूचना न मिले तो इसका महत्व और असर दोनों नहीं रह जाता। इसीलिए कहा जाता है कि आरटीआई के साथ जब भी छेड़छाड़ हो, नजर रखिए। मीडिया आपके देश में खत्म हो चुका है। आरटीआई ही जानने का आखिरी सहारा है, कुछ भी जानने का। इसलिए इस पर नजर रखिए। हो सके तो यह किताब भी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कानून में लिखा है कि आरटीआई के तहत आपको 30 दिनों के भीतर ही सूचना मिलेगी। पहली अपील में भी अधिकतम 45 दिन दिए गए हैं। इन दोनों को मिलाकर 75 दिन लगते हैं और यहां स्टेट बैंक 136 दिन मांग रहा है। आरटीआई एक्ट में सूचना का समय तत्काल बताया गया है। अगर समय का संबंध सूचना से नहीं होता तो एक्ट की पहली लाइन में समयबद्ध तरीके से सूचना देने का जिक्र ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इसी आधार पर रद्द किया कि यह सूचना के अधिकार के विरुद्ध है। अब अगर 15 मार्च तक जानकारी नहीं दी जाएगी तब एक बार फिर से आपके सूचना के अधिकार का उल्लंघन होने जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया है। मीडिया में छपे आंकड़ों के अनुसार बॉन्ड से पहले 2012 से लेकर 2017 के बीच यानी 5 साल में बीजेपी को 3,393 करोड़ का चंदा मिला और बॉन्ड स्कीम आने के बाद 2023 तक बीजेपी को 6,500 करोड़ से अधिक का चंदा मिला। चंदा करीब करीब डबल ही हो जाता है। यह पैसा किसने दिया, किस कंपनी ने दिया, बदले में उस कंपनी को क्या मिला, यही सब सामने आएगा और आना था, मगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 136 दिन के बाद बताना चाहता है। आरटीआई एक्ट में तय समय पर सूचना नहीं देने पर दंड का प्रावधान है। हमारा कहना है कि स्टेट बैंक को अवमानना के मामले में सजा के अलावा समय पर सूचना नहीं देने के लिए भी दंडित किया जाना चाहिए। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नया आरटीआई एक्ट बनेगा? क्या आप जानते हैं कि 2005 के सूचना के अधिकार कानून की पहली पंक्ति में क्या लिखा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समयबद्ध रूप से उत्तर देने का अधिदेश करता है। इसमें आगे लिखा है कि सूचना को तत्काल खोजने के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार पोर्टल गेटवे उपलब्ध कराता है। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। 1 साल के भीतर यह कानून बनाकर जनता को अधिकार दे दिया गया कि वह सरकार के भीतर हो रही गड़बड़ियों की तमाम सूचनाएं हासिल कर सकती है। उस कानून में यह भी लिखा था कि सरकार नागरिक को आसान और समझ आने वाली भाषा में सूचना देगी। कानून बनाने वालों को तब पता था कि अधिकारी अपनी गोलमोल कानूनी भाषा में उलझा देंगे। क्या मोदी सरकार ऐसा कानून बना सकती थी? इलेक्टोरल बॉन्ड बना लाई, आरटीआई का उल्लंघन करते हुए पकड़ी गई कि किसी को पता ना चले पैसा कौन दे रहा है, ऐसा कानून ले आई। इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून आरटीआई की हर भावना का उल्लंघन करता है, इसीलिए तो रद्द किया गया। आरटीआई कानून में एक और जरूरी प्रावधान है। अगर जीवन या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी हासिल करनी हो तो उसे 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी किसी भी मतदाता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। 2024 में मतदान से पहले हर मतदाता को जानना चाहिए कि उसके सामने जो पार्टी खड़ी है, जो नेता खड़ा है, उसके पीछे किसका पैसा लगा है। नेता आम गरीब मतदाता को पेंशन के नाम पर 2000 रुपए देगा और उस उद्योगपति को कई लाख करोड़ देगा।
इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी अव्वल तो 48 घंटे के भीतर आ जानी चाहिए थी। आखिर चुनाव आयोग भी इस पर क्यों चुप है? इस देश में 2019 का लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच करा दिया गया। 61 करोड़ से अधिक मतों की गिनती हो गई, परिणाम आ गए। इतने बड़े काम में केवल 42 दिन लगे। 136 दिनों के बाद जानकारी आएगी तो मतदाता अब 2029 के चुनाव में इस आधार पर अपना निर्णय देने का इंतजार करेगा। अंधेरे में कोई भी मतदाता स्वतंत्र नहीं हो सकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पारदर्शिता की कमी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित सहभागी लोकतंत्र के सार के खिलाफ है। ये एडीआर की याचिका में है। संविधान पीठ के फैसले का सारा महत्व समाप्त हो जाएगा अगर चुनाव से पहले जानकारी नहीं आएगी। अगर स्टेट बैंक खुद गिनती नहीं कर सकता है तो वोटों की गिनती के एक्सपर्ट यानी चुनाव अधिकारियों को बुला लेना चाहिए ताकि वे सारा मिलान कर खुद ही डेटा अपलोड कर दें। स्टेट बैंक का इस याचिका का उनकी समय सीमा समाप्त होने से 2 दिन पहले दायर करना ये जाहिर करता है कि उनका इरादा यही था कि ये सूचना नहीं दी जाएगी, और ना ही उन्होंने अपनी याचिका में ये बताया कि उन्होंने अब तक इस सूचना को देने के लिए क्या तैयारी या क्या काम किया है। दूसरी बात यह है कि जब ये स्कीम बनाई जा रही थी, विचाराधीन थी, पहला प्रपोजल ये था कि इसमें किसी तरह का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंसिस्ट किया था कि एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, और एक यूनिक नंबर, अल्फ़ा न्यूमेरिक यूनिक नंबर दिया गया था जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे दिखता है, प्लेन लाइट में नहीं दिखता है। तो जब स्टेट बैंक ने खुद कहा था कि एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम इसको ट्रेस कर सकें, और उनका आज ये कहना कि उसको वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, ये तो लगता है ठीक नहीं है। तीसरी बात, जो स्कीम का क्लॉज 7 है, 7 नंबर जो पैरा है, उसमें ये लिखा है कि अगर 15 दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया ना जाए तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन बॉन्ड्स पे नज़र रखता है कि ये कब किसने भुनाया, और अगर नहीं भुनाया तो फिर इसको तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाना चाहिए। तो जब स्टेट बैंक इस पे इतनी पैनी नज़र रखता है तो उनका ये कहना कि हमें 3 महीने या 3.5 महीने लगेंगे, ये तो लगता है हास्यास्पद है। तीसरी बात ये है कि जब ये स्टेट बैंक ये बॉन्ड चालू हुए तो एक कॉमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई एप्लीकेशन के रिस्पांस में ये बताया था स्टेट बैंक ने कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इन बॉन्ड से निपटने के लिए। तो अगर 1.5 करोड़ का उन्होंने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद भी ये उसको कागज़ में सील्ड कवर में बंद करके रखते आए, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये ठीक नहीं है। 29 ब्रांचों से इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं बिके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 19 ब्रांचों से बिके हैं और 14 ब्रांचों में उनको भुनवाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए 19 और 14 में कुछ तो ओवरलैप होगा, और ओवरलैप नहीं भी हो तो 29 ब्रांचों की सूचना नहीं चाहिए, 19 और 14 की चाहिए। और एक बात यह है कि कानून ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में ये भी था कि अगर कोई कोर्ट इसके बारे में सूचना मांगे या कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी इंस्टीट्यूशन मांगे तो ये सूचना उनको देनी होगी। तो क्या इसको ये माना जाए कि अगर कोई सीबीआई या पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टेट बैंक से कुछ इसके बारे में पूछे तो वो कहेंगे कि हम ये आपको 4 महीने बाद देंगे? बैंक को 21 दिन भी कम पड़ गए, 136 दिन चाहिए। क्यों मिलना चाहिए 136 दिन? 504 घंटों की जगह 3264 घंटे क्यों दिए जाएं? किसे बचाना है, क्या छिपाना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को केवल 22,217 बॉन्ड की जानकारी देनी है। केवल 44,434 डेटा सेट होंगे, इन्हीं का आपस में मिलान करना है। तो इसके लिए 136 दिन क्यों चाहिए? एक दिन में 326 सेट डेटा होगा। क्या स्टेट बैंक एक दिन में केवल
326 सेट डेटा का ही मिलान करेगा। इतना ही डेटा संभाल पाता है यह बैंक, जबकि सारी जानकारी मुंबई ब्रांच में है। मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कितना बड़ा घोटाला है, क्या क्या सामने आने वाला है जो जनता को बताने से रोका जा रहा है। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक जानबूझकर जानकारी रोकना चाहता है, जबकि बैंक के पास हर एक बॉन्ड के नंबर हैं, जिसने खरीदा है उसकी पूरी केवाईसी है, नाम है, पता है, नंबर है। फिर भी देरी नहीं होनी चाहिए। एसबीआई पर दबाव कौन डाल रहा है? अगर आपको लगता है कि एसबीआई दबाव में काम नहीं करती है, तब आप इस खबर को देखिए। नितिन सेठी ने नवंबर 2019 में हफ पोस्ट के लिए रिपोर्ट किया था कि सरकार ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वो एक्सपायर हो चुके बॉन्ड को भी स्वीकार करे, जबकि कानून के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं थी। मई 2018 में कर्नाटका चुनाव का नतीजा आया, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। चुनाव से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को आदेश दिया कि 10 दिनों के लिए एक खास खिड़की खोली जाए, जिसमें एक्सपायर हो चुके बॉन्ड खरीदे जा सकें। इस खिड़की के खोलने के आदेश भी तय सीमा से अलग थे, और नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वित्त मंत्रालय के आदेश पर बैंक द्वारा इनको भुनाया जाना भी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के विरुद्ध था। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया जब बॉन्ड की धारक पार्टियां देरी से एसबीआई के पास गईं और मांग करने लगीं कि एक्सपायर हो चुके बॉन्ड को भुनाने की अनुमति मिले। ये बॉन्ड किस पार्टी और पार्टियों के लिए थे, इसकी जानकारी उस रिपोर्ट में नहीं थी, मगर 10 करोड़ का चंदा तब भुनाया गया था। वित्त मंत्रालय के जिस सचिव ने उन बॉन्ड को भुनाने की अनुमति दी थी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई थी। आज वही सुभाष चंद्र गर्ग मीडिया में बयान दे रहे हैं कि एसबीआई को यह जानकारी निकालने में 1 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्या आपको गोदी मीडिया यह सब बता रहा है? आखिर मीडिया इस देश की जनता को अंधेरे में क्यों रखना चाहता है? कब तक धर्म की बातें होती रहेंगी और इन पर पर्दा पड़ा रहेगा? प्रधानमंत्री परिवारवाद पर ही भाषण देते हैं, असंख्य रैलियों में परिवारवाद पर बोले जा रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक शब्द नहीं कह पाते हैं। और अब स्टेट बैंक कह रहा है कि चुनाव से पहले कागज नहीं दिखाएंगे। ये कौन लोग हैं जो एक पार्टी को 6,500 करोड़ का चंदा देते हैं? जनता क्यों नहीं जानना चाहेगी? पत्रकार नितिन सेठी कितने साल से इस रिपोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। उनकी टीम के बाकी सदस्य तपस्या, श्री गिरीश जलिहल जैसे पत्रकारों की वजह से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ा गया। नितिन की टीम ने महीनों लगा दिए हजारों पन्नों के दस्तावेज पढ़ने में। गोदी चैनलों के आलीशान मुख्यालय हैं, मगर शानदार पत्रकारिता करने वालों के पास, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पास अपना कोई दफ्तर नहीं। सोचिए, घोटाला करने के लिए कानून बनाया गया ताकि किसी को पता ना चले कि घोटाले में कौन कौन शामिल है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों पत्रकारों को धरा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। नितिन सेठी की तरह उत्तराखंड में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार नेगी वहां पर अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन पर कई तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। हर समय जेल भेज दिए जाने के माहौल में आज रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ऐसी शानदार पत्रकारिता कर रही है, और दूसरे पत्रकार भी, जिनकी संख्या गिनती के 10 भी नहीं। अंकिता भंडारी की बात करने पर आशुतोष नेगी को कितनी कड़ी सजा दी गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और स्टेट बैंक की अपील, दोनों को लेकर गोदी मीडिया में व्यापक खामोशी पसर गई। 16,000 करोड़ का घोटाला और सरकार, चंद उद्योगपतियों के नेक्सस की कहानी जिस रिपोर्ट से खुलनी है, उसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं। इस चुप्पी का एक ही मकसद हो सकता है, भारत की आम जनता तक, मिडिल क्लास तक इस खबर को पहुंचने ना दिया जाए। नितिन सेठी और तपस्या ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि जब भी सरकार ने चुनावी चंदे की जानकारी स्टेट बैंक से मांगी है, तुरंत ही आदेश का पालन किया गया है, जबकि इस कानून के तहत जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। सवाल उठता है कि सरकार को यह जानकारी क्यों चाहिए थी, फिर विपक्ष को जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती है। रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने तमाम दस्तावेज साझा कर दिखा दिए हैं
कि एसबीआई ने सरकार को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने में कभी देर नहीं की। कभी कभी तो 48 घंटे के भीतर ही सारी जानकारी दे दी गई जो सरकार को चाहिए थी। इन कागजों से पता चलता है कि वित्त मंत्रालय के कहने पर बॉन्ड भुनाने की डेडलाइन के 48 घंटे के भीतर ही एसबीआई चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा इकट्ठा कर सकता है। 2020 तक बॉन्ड भुनाने की हर मियाद पूरी होने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नियम से वित्त मंत्रालय को यह जानकारी भेजी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ऑडिट ट्रेल रखता है। ऑडिट ट्रेल मतलब किसने किस समय पे किस एसबीआई की ब्रांच से कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और आखिरकार किस पॉलिटिकल पार्टी ने वो अपने अकाउंट में जमा करके वहां से नकद निकाला। ये ऑडिट ट्रेल बनाने का एक ही जरिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक सीक्रेट नंबर होता है। ये नंबर द्वारा ही स्टेट बैंक पता कर सकता है कि कहां से वो इलेक्टोरल बॉन्ड चला था और आखिरकार कहां जाके किस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया। ये सीक्रेट नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को 2018 में ही बोला था कि बहुत जरूरी है। इसके बिना इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऑडिट ट्रेल नहीं होगा और ऑडिट ट्रेल के बिना इलेक्टोरल बॉन्ड बैंकिंग सिस्टम में चल ही नहीं सकते। इस सब के दस्तावेज रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर में आपको मिल जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत विस्तारपूर्वक सरकार को बताया कि ये सब रास्ते बहुत जरूरी हैं जिससे हिसाब रहे कि कौन खरीद रहा है आखिरकार, क्योंकि जरूरत पड़ने पे आप पुलिस या बाकी महकमों को वो खबर दे सकते हैं कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। खरीदने वालों का केवाईसी मतलब कि वो कौन है, पुख्ता सबूत उसके, उनका आईडी वगैरह भी लिया जाता है। वो आईडी ये सीरियल नंबर से लिंक जोड़ के आगे तक देखा जाता है कि किस बैंक अकाउंट में फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड्स गया। सरकार ने अपने दस्तावेजों में अंदर बताया कि स्टेट बैंक में इतनी काबिलियत है कि जिस पॉइंट पे कोई पॉलिटिकल पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश करना चाहे उसी वक्त स्टेट बैंक बता सकता है कि शुरू में ये खरीदा किसने था और इस पॉलिटिकल पार्टी को किससे हाथ लगा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड। आप देख सकते हैं ये पत्र एसबीआई ने वित्त मंत्रालय को भेजा था। इसमें एसबीआई का लेटर हेड दिख रहा है। इस पत्र में एसबीआई ने मिनिस्ट्री को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बहुत ही बारीक जानकारी दी है। बताया है कि देश भर में एसबीआई के किस किस ब्रांच में कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके, इनकी कीमत क्या थी, कितने फिजिकल यानी कागजी थे और कितने डिजिटल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्र 27 जुलाई 2018 का है और इसी में लिखा है कि उस चरण में इलेक्टोरल बॉन्ड के रिडेम्पशन यानी नकदीकरण की आखिरी डेट 25 जुलाई थी। नकदीकरण मतलब पॉलिटिकल पार्टी बॉन्ड का पैसा अपने अकाउंट में जमा करवाती है। अब आखिरी डेट जुलाई 25 थी, यानी सिर्फ 2 दिन में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीद और नकदीकरण की जानकारी वित्त मंत्रालय को दे दी थी। एसबीआई खरीदे और पार्टी द्वारा भुनाए जाने वाले सभी बॉन्ड का ऑडिट ट्रेल रखता है। इस ट्रेल को हर बॉन्ड पर लिखे एक सीरियल नंबर के माध्यम से रखा जाता है। 2018 में जब स्कीम लॉन्च हुई तब बैंक ने जोर दिया कि बॉन्ड पर सीरियल नंबर होना चाहिए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में इन दस्तावेजों को भी शामिल किया गया है जिनमें बैंक ने लिखित रूप से सरकार से कहा है बिना सीरियल नंबर कोई भी ऑडिट ट्रेल नहीं होगी जिसके माध्यम से आंतरिक रूप से नियंत्रण रखा जा सकेगा। फरवरी 2018 के इस दस्तावेज में आप देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सुरक्षा मानकों को लेकर हुई बैठक में सुझाव दिया गया था कि नंबर छापने के लिए इनविजिबल फ्लोरेसेंट लाइट का इस्तेमाल हो सकता है जो केवल अल्ट्रावायलेट रोशनी में दिखाई दे। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जिन दस्तावेजों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है उन्हें भी वेबसाइट पर डाल दिया गया है ताकि आप भी इसकी जांच कर सकें। सुप्रीम कोर्ट से इसी स्टेट बैंक ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा मुंबई की ब्रांच में मौजूद है। अब कह रहा है दानदाता दान पाने वाली पार्टी का डेटा अलग अलग साइलों में रखा गया है, अलग अलग जगहों में, इसलिए समय चाहिए सबको मिलाने में। इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या कानून में लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केवल फिजिकल रूप में ही रखा जाएगा?
इसका कोई डिजिटल प्रमाण नहीं होगा? क्या केवाईसी फिजिकल रूप में ही की गई है? ऐसा होता तो फिर इतने सारे डिजिटल प्रमाणों के सबूत कहां से आ जाते? जाहिर है मामला गंभीर है और सारी कोशिश यही है कि विवाद टल जाए, इस बीच कोई ना कोई बड़ा मामला आ जाए, टॉपिक बदल जाए, किसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले को जनता तक नहीं पहुंचने दो। अक्टूबर 2017 का यह दस्तावेज सबकी पोल खोलता है, सूचना के अधिकार से हासिल है और नितिन सेठी की रिपोर्ट का हिस्सा है। इस पर प्रशांत गोयल के दस्तखत हैं, जो उस समय बजट सचिव थे। वित्त मंत्रालय ने माना है कि जैसे ही बॉन्ड को कोई भुनाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता चल जाता है दान देने वाला कौन था, पैसा किस राजनीतिक दल को मिला। अगर बॉन्ड खरीदने वाले का नाम नहीं होगा तभी भी स्टेट बैंक को पता चलेगा, क्योंकि बिना केवाईसी के आप बॉन्ड खरीद ही नहीं सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दलीलें बहुत कमजोर मालूम पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगा या नहीं? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 136 दिनों की मोहलत मिल जाएगी? कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि हर हाल में जानकारियों को रोका जाए। हम कहां आ गए हैं? एक बैंक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। इस बॉन्ड के पीछे का खेल खेलने वालों का आत्मविश्वास कितना बढ़ गया होगा। यही कि वो जो चाहेंगे अब वही होगा। मदारी डमरू बजाएगा, जनता नाचती रह जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।